साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन मिटाकर लिखने का मजा ही कुछ और है। आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये हम भारत का ज्योग्राफी को स्टार्ट किए हैं, तो मतलब कि ये भारत का भूगोल का पहला पार्ट हो जाता, भारत भूगोल। ठीक है, इसका ये पहला वीडियो है और ये भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से लेकर 2 वीडियो अपलोड होंगे। आप पूरी तरह से भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो है। और दूसरी चीज़, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे सब के लिए पूरी तरह से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे जो चैनल का नाम है वो रामराज जीएस पॉइंट चैनल है। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं जो हमारा भारत का मैप है, इसको आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। एक ज्योग्राफी मैप है, इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा उसको हम देखते हैं दिशाएं। मतलब भारत की जो दिशाओं का जो वर्णन है अवस्थिति विस्तार में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये भारत की जो कौन सी दिशा आती है, नॉर्थ मतलब कि उत्तरी, और ये जो है भारत का साउथ यानी कि दक्षिणी। ये वाला जो हिस्सा है ये इसको कहते हैं ईस्ट यानी कि पूर्वी, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए कि ये भारत की दिशाएं हैं। मतलब कहा जाए तो भारत का उत्तर यानी जम्मू कश्मीर उत्तर में आता, दक्षिण वाला जो इलाका है यानी तमिल, ये आता कहाँ पर, तमिल में आता। इसके अलावा ये पूरब का अरुणाचल प्रदेश आता और पश्चिम में कौन सा आता, गुजरात राज्य आता। ये हमारे भारत की एक प्रकार से डायरेक्शन है, दिशा है। दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं भारत के नामों के बारे में। तो आपको पता है कि भारत के जो नाम हैं वो कौन कौन से पड़े। तो सबसे पहला जो नाम आता वो तो आपने सुना होगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो नाम है वो आपको पता है, सिंधु जो नदी हुआ करती थी भारत में, जो भारत के इस तरफ बहा करती थी, मतलब इस वाले इलाके में बहा करती थी, उसमें एक सिंधु सभ्यता का नाम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वहाँ से सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो सा को हा पढ़ते थे, इसीलिए उस समय जो सिंधु सभ्यता से लिया गया शब्द है हिंदू, यानी सिंधु से हिंदू बना और उसी से उनने भारत का नाम हिंदुस्तान कहने लग गए। ठीक है, दूसरा नाम आता है जो हमारे पॉलिटी मतलब कि राजनीति उसमें आता, संविधान में लिखा है। एक तो भारत संविधान में आपको मिलेगा, दूसरा मिलेगा क्या, इंडिया लिखा। तो मतलब ये जो 2 भारत के नाम हैं ये एक प्रकार से संवैधानिक नाम है। और हिंदुस्तान का नाम जो मिलेगा अगर आपको तो कहाँ मिलेगा, इसका जो उल्लेख मिलेगा हमको तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं आता। ठीक है, अब जो इंडिया जो नाम है, इंडिया नाम जो इंडस, यहाँ पे सिंधु नदी हुआ करती थी, उसको जो ब्रिटिश के लोग थे उसने सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इंडस रिवर, और उस इंडस से इंडिया नाम भारत का पड़ा। तो मतलब ये भारत के जो नाम है वो हमने आपको अच्छी तरह से बता दी किस तरह से पढ़ी। इसके अलावा विश्व में स्थान, यानी कि विश्व में जो भारत का स्थान है, पूरा विश्व अगर लेते हैं तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल और उसके अलावा देखा जाए तो जनसंख्या में कौन सा स्थान है। तो ये तो सबको पता है कि क्षेत्रफल में भारत जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए अगर भारत में, तो भारत का जो स्थान है वो 7वां आता। और अगर जनसंख्या की दृष्टि में देखा जाए तो भारत का जो स्थान है वो दूसरा आता। अब यहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आता कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा देश है, तो आप बताइएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में जो देश है उसका नाम है रूस यानी कि रसिया। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जाए तो भारत का जो स्थान तो आपको पता है 7वें नंबर पे आता क्षेत्रफल में। अगर ये भी पूछा जाए कि सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो आप बताइएगा जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी ये एक देश नहीं है, एक छोटा सा महल वगैरह है, उसमें 1000 लोग के समथिंग रहते हैं, इसमें सिर्फ पुरुष ही रहते हैं, महिलाएं नहीं रहती, और ये वेटिकन सिटी है। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल में देख लिया कि 7वें नंबर पर भारत आता, सबसे बड़ा जो है रूस आता, और सबसे छोटा कौन आता, वेटिकन सिटी। अब जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की बात में भारत का जो स्थान है वो दूसरे नंबर पे आता। अब पूछेगा आप कि पहले नंबर पे कौन आता, तो सबको पता है कि कौन आता,
चाइना आता है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से याद रखना। इसके अलावा ये भारत की स्थिति हमने बता दिया आपको कि विश्व में जो भारत का स्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए और मान लो कि कहा जाए तो उसकी दृष्टि में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि में दोनों हमने कंपेयर करके आपको बता दिए। इसके अलावा अगर नेक्स्ट जो पॉइंट आता, भारत की गोलार्ध स्थिति क्या है। अब देखिए गोलार्ध का जो मैटर है, ऐसा अगर कहा जाए ये पूरा हमारा पृथ्वी को मान लेते। ठीक है, अब पृथ्वी में इस प्रकार से जो कर्क रेखा और देशांतर रेखाओं में बटा हुआ है, तो ये जो कहलाता है कौन सा हिस्सा कहलाता है, ये उत्तरी हिस्सा कहलाता है, दक्षिणी हिस्सा कहलाता है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा जो हमारा भारत है वो यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर स्थित है। मतलब कहा जाए कि उत्तर पूर्वी, पूर्वी मतलब इस तरफ, और क्योंकि इस तरफ नहीं है, और उत्तर मतलब ऊपर की ओर है, तो मतलब इसको कह सकते हैं हम कौन सी जगह स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा? हमारा भारत देश। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि हमारा देश जो है भारत कहाँ स्थित है, तो आप बताइएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कुल क्षेत्रफल की। तो कुल क्षेत्रफल जो है मतलब पूरे भारत का क्षेत्रफल जो देखा जाएगा तो विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं 2.42%, यानी पूरे विश्व में जो भारत का क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो 2.42% आता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। अब अगर बात की जाए तो भारत की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, पूरा अक्षांश और देशांतर को समझाएंगे। लेकिन अभी हाल आप समझ लीजिए कि जो भारत की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति है वो क्या है। देखिए यहाँ से निकलती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और यहाँ से ऐसी निकलती है देशांतर रेखाएं, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा भी होगी। ठीक है, तो मतलब जो भारत है वो 0 डिग्री से ऊपर है, पक्का है, क्योंकि यहाँ देखिए आप इस तरफ देखिए यहाँ पर जा रहा है ना, तो मतलब 0 डिग्री पे तो भारत है नहीं है। तो भारत कहाँ से स्टार्ट होता है? भारत होता है 0 डिग्री से ऊपर। मतलब अगर उसका देशांतर ही देखा जाए तो कितना है, यहाँ जो उसका हिस्सा आ जाता है इस छोर पे, यहाँ पर 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ऊपर तक चले जाओ तो यहाँ तक जो उसका हिस्सा लगता है वो लगता 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ तक आता। मतलब यहाँ से लेकर 8.4 मिनट से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर देशांतर की बात की जाए तो देशांतर में यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो हमारे भारत से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। तो मतलब इसकी जो स्थिति है तो भारत कहाँ है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से भी किस तरफ है, थोड़ा इस तरफ है। तो इसका जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है वो यहाँ से शुरू हो जाता इस तरफ से, यानी 68.7 से लेकर और यहाँ तक चले जाओ तो कितना आता, 97.25 पूर्वी देशांतर, 97.25 पूर्वी देशांतर आता। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते बार बार। इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे अक्षांश और देशांतर की, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो मानक समय रेखा है, अगर मानक समय रेखा की बात की जाए तो वह जो देशांतर रेखा है उसी की एक जो रेखा है उसको मानक समय रेखा कहते हैं। वो भारत के हमारे 5 राज्यों से गुजरती है। मतलब अगर देखा जाए तो भारत की जो मानक समय रेखा है उसका कितना देशांतर है, तो 82.5, यानी 82.5 डिग्री देशांतर जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानक समय रेखा कितने को कहते हैं, 82.5 डिग्री जो रेखा है उसको मानक समय रेखा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती, तो आप बताइएगा 5 स्टेट से गुजरती। कौन कौन से स्टेट आ जाते? 5 में लिखेंगे जैसे तो यहाँ से उत्तर प्रदेश लग जाता, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश भी लग जाता, मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा भी लग जाता, आंध्र प्रदेश भी लग जाता, और नीचे चले जाओ तो तमिल तक निकल जाती है। मतलब लगभग 5 स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा इसकी मानक समय रेखा का जो मानक समय रेखा है उसका जो टाइम है वो देखा जाए तो कहाँ से क्लियर होता है, तो वो हमारे भारत के इलाहाबाद शहर से लिया गया है। उसका समय रेखा जो है हमारी वो भारत के इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद में एक जगह है नैनी नाम जगह से अपने भारत का जो है समय क्लियर रहता है हमेशा, मतलब वहाँ से लेते हैं विश्व स्तर पर देखा जाए तो। अब एक कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इस तरफ से गुजरती है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा।
ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती और मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती। इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती और जो मानक रेखा है, कर्क रेखा 8 राज्यों से, मानक जो रेखा है वो गुजरती कितने राज्यों से? 5 स्टेट से। अब इसको याद रखना, जो कर्क रेखा वो 8 कौन कौन से आ जाते हैं, यहाँ से लग जाता गुजरात लग जाता, इसको आप याद रखिएगा। गुजरात के बाद आ जाते राजस्थान भी आ जाता, राजस्थान के बाद ऐसा लिख लीजिए गुजरात, राजस्थान, थोड़ा सा याद करा दीजिए, याद करा रहे हैं आपको, थोड़ा किताबों में लिखा हो उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। राजस्थान भी आ जाता, छत्तीसगढ़ भी आ जाता, एमपी भी आ जाता, इसके अलावा झारखंड भी आ जाता, और इसके अलावा देखा जाए तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल भी आ जाता, मिजोरम भी आ जाता, और देखा जाए तो त्रिपुरा। यानी कि इन 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। इनको किताबों में लिखा होगा, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब अगर दूसरी बात करते हैं, इतना तो क्लियर हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा। अब अगर देखें उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो दूरी है भारत की वो कितनी है, तो इसको उत्तर से दक्षिण यानी 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो भारत की दूरी है वो 3214 किलोमीटर। और अगर देखा जाए पूरब से लेकर पश्चिम की जो दूरी है वो कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा बात बता दें, थोड़ा सा और बता दें कि जो अपने भारत का उत्तरी बिंदु है उसको क्या कहते हैं, तो उत्तरी बिंदु जो है उसको कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। आप इसको याद रखना। वो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसको कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो पूर्वी बिंदु आता अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है बलांगू। जिसका नाम है क्या? बलांगू। और एक पश्चिमी बिंदु आता है जिसका नाम है, गुजरात में आता, इसका नाम है सरकीक्र। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना। ये सरकीक्र जो है पश्चिमी बिंदु है। पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो बलांगू है, उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में है। आपसे पूछें कि कहाँ पर स्थित है तो आप बताइएगा अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, यहाँ से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा लगभग ज्योग्राफी का, ठीक है। इसके अलावा जो भारत के 2 द्वीप भी हैं, कौन कौन से? एक जो यहाँ पर आता है इसको बोलते अरब सागर। क्या बोलते? अरब सागर। इस तरफ वाले इलाके को बोलते बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और इस तरफ के इलाके को बोलते हिंद महासागर। तो हमारा एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है तो आप बताइएगा अरब सागर में। अगर आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार जो ऐसा द्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है तो आप बताइएगा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये लगभग हमने छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट आएगा वो लगभग पूरी तरह से भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग यहाँ से पूरी तरह से भारत की अवस्थिति एवं विस्तार कंप्लीट होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, बहुत मेहनत से बनाया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और